गुड मॉर्निंग एवरीवन। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में हमारा यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 दोनों बेटा एक साथ ही चल रहा है। ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें, ठीक है, तो सिलेबस में बेटा आपके जो यूनिट नंबर, देखो इसमें टोटल 9 यूनिट्स हैं। ठीक है, इसमें केवल टोटल 9 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1 जो है बेटा, वो चूंकि बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के बारे में है, जो मैंने बताया है कि क्या उसके बेसिक्स होते हैं, कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के प्रकार क्या होते हैं, मेजरमेंट करने के हमारे पास टेक्निक्स क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको एक मॉडल पेपर बताऊं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि मॉडल पेपर जो है वो पिछले साल 18 में क्वेश्चन आया इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, जस्ट जैसे डेफिनेशन पूछ लिया है कि एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है, रिजोल्यूशन क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है। तो हालांकि मैंने वो चैप्टर अभी आपको, वो टॉपिक जो है मैंने अभी आपको अच्छे से उसको मतलब बस एक्सप्लेन किया था, बट उसमें कुछ मैंने बताना और है। कारण क्या है कि वो चीज़ें मेरे पास जो मटेरियल है वो इंग्लिश में है। ठीक है, तो मेरे पास हिंदी मटेरियल अभी आ गया है। तो हिंदी मटेरियल जब मेरे पास हो जाएगा तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके फिर आपको डिलीवर करूंगा, जिससे वो बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनका भी नुकसान ना हो। क्योंकि डेफिनेशन है और जहाँ कॉन्सेप्चुअल है, जहाँ पे हमें है कि हम कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोथ लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं ना। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे मूविंग आयरन है, मूविंग कॉयल है, या डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जो भी इस तरह की चीजें हैं जहाँ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसका नोट्स तो मैं आपको हिंदी में दे दूंगा, और इंग्लिश में चूंकि मैं एक्सप्लेन वर्ड्स को एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो हिंदी इंग्लिश एक साथ आपका हो जाएगा। ठीक है, बट ये अभी पॉसिबल एकदम नहीं है कि टोटली हिंदी में चले। ठीक है, कि थोड़ा सा टर्म्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल के हैं, वो इंग्लिश में ही आपको मिलेंगे, है ना। तो अभी जो है मेरे पास जो यूनिट अभी सामने रखी हुई है, इसमें बेटा जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि बेसिक जो क्वांटिटीज हमारे पास है, ठीक है, जैसे मेजरमेंट की जो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट की, उनके बारे में है। मेजरमेंट के प्रकार के बारे में पूछा है। ठीक है, और एरर्स के बारे में पूछा है, जो एरर होती है, जो त्रुटियां होती हैं। ठीक है, एरर क्या होते हैं, एरर के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से एरर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो मैंने आपको एरर बताया था, एरर के मैंने टाइप्स बताए थे, याद करो, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर एंड ऑब्जर्वेशनल एरर, ये सब मैंने बताया था, है ना, इन्वायरमेंटल एरर, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, एक बार फिर मैं बता दूंगा, जैसा आप बताओगे, हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, और एक्यूरेसी है, प्रिसीजन के बारे में बताया था। ठीक है, ये सब चीजें मैंने बता दी थी। उसके साथ ही साथ हमारा यूनिट नंबर 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन मतलब कि क्या हुआ, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे मापक यंत्र हैं, उनका वर्गीकरण। ठीक है, तो वहाँ हमने देखा था कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है बेटा। ठीक है, इंडिकेटिंग है जो सूचक प्रकार का होता है, इंटीग्रेटिंग है जो समाकलन प्रकार का होता है, और रिकॉर्डिंग है जो रिकॉर्ड करता है। तो 3 प्रकार के हमने वहाँ पे देखे हैं। और फिर हमने ये देखा था कि किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में 3 चीजें होती हैं। डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, और डैम्पिंग टॉर्क होता है। ठीक है, तो ये 3 चीजों की हम लोगों ने कई बार देखी है। तो यूनिट नंबर 1 में सिर्फ इतना ही था, तो हम लगभग इसको पढ़ चुके हैं, एक्सेप्ट एरर से रिलेटेड कुछ डिफिनेशंस को मैंने बताना है। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, गॉसियन एरर का है, ये सब बताना है। ये जब मटेरियल मेरे पास हिंदी वाला अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। फिर
सॉरी यूनिट नंबर 2 था ये, 1 तो बस इंट्रोडक्शन था, ठीक है? ये यूनिट नंबर 2 मैंने बताया, इसमें एरर वगैरह है, यूनिट नंबर 2 में है एरर्स। अभी हम लोग यूनिट नंबर 3 में आ चुके हैं, ठीक है? और यूनिट नंबर 3 में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो हमने पढ़ा क्या? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है? डिटेल में पढ़ा है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। एक चीज़ बता दूँ मैं कि लास्ट टाइम जब मैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बता रहा था, तो वहाँ पे कुछ रीज़न सुझाना पड़ा था मुझे, तो कुछ चीज़ें छूट गई थी लास्ट में। देखो, जब मैंने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में बताया था कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट 2 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पे बता दूँ, ठीक है? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक होता है बेटा अट्रैक्शन टाइप, जिसमें आकर्षण होता है, ये मैंने बताया है। ये फिगर आपको याद होगा, ये डायग्राम मैंने आपको बोर्ड पे मैंने बताया था, है ना? याद करो। और दूसरा होता है बेटा रिपल्सन टाइप। यहाँ पे मैंने एक अट्रैक्शन में मैंने ये वाला फिगर बताया था, और रिपल्सन में मैंने ये वाला फिगर बताया था, याद है ना? ये बता दिया, ठीक है? बच्चे कुछ कह रहे समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ कमेंट्स देंगे तो उसमें कोशिश करो बेटा थोड़ा मन से कि इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो। अगर सोचो कि नहीं सिर्फ प्रमोट होने के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा। बट अगर समझने के लिए पढ़ोगे तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझ में आए। ठीक है? ऑनलाइन लेक्चर और क्लास लेक्चर में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, बट कोशिश पूरी है कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है? फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ समझ में नहीं है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो आप पूछ सकते हो। या टॉपिक ही समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, दोबारा वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? बट आप बताओ, आप वीडियो देख के आप अपना रिस्पॉन्स करो। रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट की बेटा बात करें तो रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास था, जब प्रतिकर्षण रूपी प्रवृत्ति हम कह देते तो रिपल्सन होता था, तो हमने इसको पढ़ रखा था। यहीं पे बेटा मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमने रिपल्सन टाइप पढ़ा था, अट्रैक्शन टाइप पढ़ा था, तो एक मेरे पास फॉर्मूला था टी डी बराबर टी सी, मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर कंट्रोलिंग टॉर्क, यही पढ़ा था। और हमने ये देखा था कि टी डी जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है आई स्क्वायर, ठीक है? और टी सी जो होता है बेटा प्रोपोर्शनल होता है थीटा, ठीक है? तो हमने यही कहा था कि थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये मेरा रिजल्ट आता है, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो मैं ये बताना भूल गया था, मैं चला गया। इसको आप कंप्लीट कर लेना। इसको लिखना कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब ये हुआ बेटा कि थीटा जो है वो आई के मान पे निर्भर तो कर रहा है। जैसे जैसे करंट का मान बढ़ेगा, ठीक है? जैसे जैसे पेन दीजिएगा एक, जैसे जैसे करंट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे कोण का मान भी बढ़ेगा, ठीक है? जैसे जैसे करंट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे कोण का मान भी बढ़ेगा। तो मान लो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर था, ऐसे जीरो पे है ये, ठीक है? ये जीरो पे है, तो करंट का मान बढ़ेगा तो कोण का मान बढ़ेगा। तो मान लो हमें कुछ मान बढ़ेगा, मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ऐसे ऐसे मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्लियर है? लेकिन आई स्क्वायर से बेटा ये मतलब हम समझ में आता है कि करंट का मान या तो पॉजिटिव है या करंट का मान निगेटिव है, इस पे डिपेंड नहीं करता है थीटा का मान। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डिफ्लेक्शन है या हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एसी पे भी काम करेगा और डीसी पे भी काम करेगा। कारण क्या है कि हमको पता है बेटा कि एसी और डीसी में जो होता है बेसिक डिफरेंस जो होता है वो चेंज का होता है, प्लस टू माइनस का। जैसे ये एसी है ना? ये एसी है, ठीक है? ये एसी है, तो एक टाइम में हम बेटा पॉजिटिव है, एक टाइम में हम निगेटिव है, फिर एक टाइम में पॉजिटिव है, फिर एक टाइम में हम निगेटिव है ना? तो चाहे प्लस का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस मिलेगा, या माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी हमें प्लस ही मिलेगा, है ना? तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि
आई स्क्वायर हमारा जो होता है, जब भी होता है, इसका मतलब स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। स्क्वायर लॉ मतलब वर्ग का नियम। ठीक है, जब भी हम कहते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, हिंदी में कहते हैं वर्ग के नियम का पालन करता है। तो स्क्वायर लॉ आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते आता है क्विज में कि स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है? वह इंस्ट्रूमेंट या वह यंत्र एसी को भी मेजर करेगा और डीसी को भी मेजर करेगा। स्क्वायर लग गया ना बेटा, मतलब दो बार हो गया ना, एसी भी करेगा और डीसी भी करेगा। स्क्वायर देखो लग गया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? ये आपको बताना था। आज मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, हिंदी में बेटा इसको कहते हैं परमानेंट मैग्नेट को। मैं कभी कहीं देख रहा था, हाँ, इसको बेटा हिंदी में कहते हैं परमानेंट, मतलब होता है ना, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। ठीक है, इसका मतलब होता है स्थायी। स्थायी, ठीक है, स्थायी समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा इसको सही से लिखो ना, कर्सर से लिख रहा हूँ। स्थायी। मैग्नेट मतलब क्या हुआ? चुंबक। मैग्नेट का मतलब हुआ चुंबक। ठीक है, स्थायी चुंबक। और मूविंग का मतलब बेटा हुआ मूव करना, मतलब चलना। ठीक है, तो इसको हमने बोला चल। ओके, यहाँ लिख दिया चल। स्थायी चुंबक चल। अब क्वाइल का मतलब बेटा होता है, हम कहते हैं क्वाइल। क्वाइल मतलब कुंडली। ठीक है, पता है आपको क्वाइल मतलब होता है कुंडली। तो इसका हिंदी हमने निकाल लिया। ठीक है, तो मेरे पास देखो हिंदी वाली बुक आ गई है। ठीक है, मैंने अरेंज किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने तो उसको थोड़ा सा इंग्लिश में ही देखा था अपने टाइम में, बट आपके लिए हिंदी में देखना पड़ रहा है ना? तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझना। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है यंत्र। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है यंत्र। ठीक है, यही बात समझ लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही समझ लो, कहानी यही समझ लो, इसके अंदर क्या है। ठीक है, ठीक है, देखो इंडिक, अच्छा ये आया कहाँ से समझना, कहानी में ले चलता हूँ फिर से। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है प्रकार, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी मतलब द्वितीय, दो प्रकार के याद कर लो। प्राथमिक और द्वितीय, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी मेरे पास जो है वो तीन प्रकार के। फाइनली कई प्रकार के हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो तीन प्रकार के: इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग। इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग बताया है। इंडिकेटिंग भी हमारे पास कई तरह के इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसी इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग में एक था मूविंग आयरन टाइप। मूविंग आयरन के प्रकार का। अब देखो मूविंग आयरन टाइप से जब हम कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम कोई एमीटर बना रहे हैं, एमीटर मतलब इसमें हम करंट का मापन कर रहे हैं, या हम कोई वोल्ट मीटर बना रहे हैं। ठीक है, या कोई हम पावर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, या हम पावर फैक्टर मेजर करने के लिए, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हमको बनाने के लिए हमको जो रिक्वायरमेंट होती है, उस प्रकार का हम एपरेटस यूज करते हैं। तो जनरली हम जब एमीटर बनाते हैं और वोल्ट मीटर बनाते हैं, ठीक है, एमीटर को हम जब लिखते हैं एमीटर, एमीटर क्या होता है बताओ? एमीटर होता है जिसमें हम करंट का मेजर करते हैं, जिससे हम धारा नापते हैं, वो होता है एमीटर। और एक होता है बेटा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है बताओ? वोल्ट को नापने वाला वोल्ट मीटर। वोल्ट क्या है? वोल्टेज है, विभव है ना? तो एमीटर और वोल्ट मीटर दो चीजें हमारे पास है। ठीक है, तो हमको बनाना है एक एमीटर। ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो एमीटर जो है, हम उससे धारा का मान
एसी धारा का मान भी प्राप्त कर सके और डीसी का भी मान प्राप्त कर सके। मतलब हमको एसी वैल्यू भी मिल जाए और डीसी वैल्यू भी मिल जाए। तो हम क्या सोचेंगे कि हमारे पास मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो हमने पहले पढ़ा है मूविंग आयरन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, ठीक है? और थीटा प्रोपोर्शनल टू जब आई स्क्वायर होता है तो हमारा वो एसी के लिए भी होगा और डीसी के लिए भी होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है। ऐसे वोल्टमीटर भी हम चाहते हैं कि हमको डीसी का मान भी पता चल जाए और एसी वोल्टेज का मान भी पता चल जाए। तो हम क्या सोचेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो, जिससे हम एमीटर का भी और वोल्टमीटर का भी कार्य कर सकते हैं, जो हमें बनाना होता है। ठीक है? क्लियर है? फिर एक और प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे मूविंग आयरन पढ़ा, उसी प्रकार से एक और टाइप होती है, जिसको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। जैसे वहाँ पे मूविंग आयरन था ना, यहाँ शब्द पे ध्यान गौर करना। यहाँ है बेटा शब्द मूविंग कॉइल, शब्द पे यही गौर करना है, ठीक है? जैसे उसको हम बोलते थे MI मूविंग आयरन, लौह का टुकड़ा, और इसको हम कहते हैं मूविंग कॉइल, MC मूविंग कॉइल, ठीक है? इसका मतलब यहाँ कॉइल मूव करेगा, वहाँ आयरन का टुकड़ा मूव कर रहा था। याद है? आयरन के टुकड़े को मैं मूव करा रहा था, एक बार अट्रैक्शन के द्वारा और एक बार रिपल्सन के द्वारा, आकर्षण के द्वारा और प्रतिकर्षण के द्वारा। और ये है मूविंग कॉइल, ठीक है? मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। पूरा नाम है इसका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, और शॉर्ट में बेटा इसको हम बोलते हैं, कहीं भी आप सुनोगे ना, दुकान पे भी जाओगे, कहीं लैब में जाओगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा, शॉर्ट में इसको लिखते हैं PM, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, PMMC। तो आपसे जब मैं बोलूंगा वर्ड PMMC, इसका मतलब समझ जाना कि मैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? PMMC इंस्ट्रूमेंट, यह भी एक प्रकार होता है जिसके द्वारा हम एमीटर या वोल्टमीटर को बनाते हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे पास मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट तो था, बट हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसी पे चलते हैं और इसकी कहानी को पढ़ते हैं, ठीक है? हिंदी बोलते हैं स्थायी चुंबक चल कुंडली उपयंत्र या यंत्र, ठीक है? देखो एक चीज मैं पहले बता दूं कि जो हमारा मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब PMMC इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ डीसी के लिए कार्य करता है, सिर्फ और सिर्फ डीसी के लिए कार्य करता है। मतलब वो डीसी करंट मापना है, डीसी वोल्टेज मापना है, तो हम इसके लिए कार्य कराते हैं, ठीक है?